हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टीचर्स जर्नी। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको इस रॉकेट सीरीज़ का सेट नंबर 2 कराया था, तो आज हम सेट नंबर 3 कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड environment in child development is correct? पहला ऑप्शन है, the role of environment is fixed whereas the impact of heredity can be altered. सेकंड ऑप्शन है, the role of heredity is fixed whereas environmental factors do not play much role. थर्ड ऑप्शन है, role of both heredity and environment are fixed and cannot be altered. फोर्थ ऑप्शन है, the relative effect of heredity and environment vary in different areas of development. अर्थात बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है, परिवेश की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है, आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है जबकि परिवेश कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। थर्ड ऑप्शन, आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा फोर्थ नंबर। कौन सा? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। देखिए, एक बालक के विकास में आनुवंशिकता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आनुवंशिकता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह माता पिता द्वारा बच्चों में आती है। ये जो आनुवंशिकता होती है, यह बालक के रंग रूप, बालक का शेप, शारीरिक गठन, उसकी हाइट और भी चीज़ों में यह सहायता करती है। ये आनुवंशिकता जो होती है, बालक का रंग रूप, शेप, बालक का आकार, बालक की शारीरिक बनावट, उसकी हाइट, उसकी मोटाई, ये सब आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। जैसे उसके माता पिता होंगे वैसे ही उस पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन और जो परिवेश हमारा होता है, ये परिवेश, इसका प्रभाव बालक के पैदा होने के पहले और पैदा होने के बाद दोनों चरणों में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। परिवेश मतलब वातावरण, बच्चा जहाँ रहता है, मतलब हो गया जहाँ रहता है, घर, फैमिली, पास पड़ोस और मित्र और मेन स्कूल। सबसे पहले तो घर यानी फैमिली बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फैमिली, पास पड़ोस, मित्र, स्कूल, इन सब चीज़ों से बच्चे का जो विकास होता है बहुत उसमें उन्नति देखने को मिलती है। और जो बच्चे पैदा होने के पहले, जैसे बच्चा जो होता है वो पूरे भ्रूण में होता है, तो वह माता के गर्भाशय में होता है। तो हमारी जो इंटरनल और हमारी जो आंतरिक और बाहरी कारक हैं, जैसे कुछ औरतें जैसे होती है अल्कोहल और ये ड्रग्स ये सब वगैरह लेती हैं, इन पे जो बच्चे पर प्रभाव होता है। जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है, अगर वो अल्कोहल और ये जो इतने नशे के पदार्थ होते हैं ये सब ले रही है, तो बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, बहुत इसमें बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि माँ की पौष्टिकता, रोग
और जैसे हो गया संवेगात्मक तनाव, स्ट्रेस, ये सब भ्रूण के विकास को बहुत तेज प्रभावित करेंगे। जन्म के बाद अनेक प्रकार के परिवेशी कारक एक बच्चे के विकास को प्रभावित करने में क्रियाशील होते हैं। इनमें बच्चे के घर का परिवेश, ये बच्चे के घर का परिवेश, उसके जो घर के मेंबर्स होते हैं और स्कूल, ये पड़ोसी, इन सब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर ये नहीं होगा तो बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं सीख सकता है। जैसे बच्चा वो एक जानवर का समान हो जाएगा। इसीलिए इनकी आवश्यकता बहुत, इनका एक अहम रोल होता है हमारी लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 years कॉल्ड? फर्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड, सेकंड है मिडिल चाइल्डहुड, थर्ड है इन्फेंसी, फोर्थ एडोलसेंस। अर्थात विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। 2 से 6 अवस्था कहा है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था इन्होंने कहा है। तो ये इस एज के बच्चे प्रारंभिक बाल्यावस्था में आते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ ये विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। विकास की अवस्थाएं, ये विकास की अवस्थाएं 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली, दूसरी। पहली है गर्भावस्था। पहली कौन सी है? गर्भावस्था। दूसरी है शैशवावस्था। ठीक। तीसरी है हमारी बाल्यावस्था और चौथी है किशोरावस्था। और 5वीं हमारी है लास्ट युवावस्था, जिसको हम लोग एडल्ट बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं, युवावस्था। इसी को हम लोग कहते हैं प्रौढ़ावस्था। क्या कहते हैं हम लोग इसे? प्रौढ़ावस्था। अब देखिए गर्भावस्था, एक कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए गर्भावस्था ये हमारी होती है भ्रूण से जन्म तक। भ्रूण से जन्म तक की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? गर्भावस्था। और शैशवावस्था ये जन्म के बाद से स्टार्ट होती है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है ये। ठीक। और बाल्यावस्था हमारी है, देखिए बाल्यावस्था ये 2 प्रकार की होती है। वैसे इसका कार्यकाल होता है 2 से 12 वर्ष तक, लेकिन ये बढ़ जाती है और बढ़ कर ये पहली पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी उत्तर बाल्यावस्था। अब इसमें ये बाल्यावस्था की नॉर्मल पूछे अगर एग्जाम में 2 से 12 वर्ष, अगर पूर्व बाल्यावस्था बोले तो 2 से 6 वर्ष ये बढ़ जाती है। ठीक। और ये वाली 6 से 12 वर्ष। ठीक है। देखिए ये जो गर्भावस्था होती है ये, इसका टाइम पीरियड क्या होता है? इसका टाइम पीरियड होता है 9 महीने 10 दिन, या हम लोग कह सकते हैं 280 दिन, या 40 से
42 सप्ताह। ये हमारे होते गर्भावस्था का काल, इसका टाइम पीरियड होता है इन्फेंसी का, ठीक है। और हाँ, तो इसका आंसर क्या था? प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेज द मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज। ऑप्शन कह रहा है सेफेलोकैंडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेरिब्रल, पेरिफेरल। अर्थात विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है? शीर्षगामी, अधोगामी, प्रमस्तकी, परिधीय। देखिए इसका तो करेक्ट आंसर होगा अधोगामी। ये अधोगामी। देखिए ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक होता है सेफेलोकॉर्डल, जिसे हम लोग कहते हैं शीर्षगामी, अर्थात इसका मतलब होता है सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, ठीक। ये पहला। और दूसरा हमारा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। आप लोग इसे इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखें, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में इंग्लिश में पूछ लेता है, तो कभी कभी हिंदी में, तो आप लोग दोनों में याद रखेंगे। अधोगामी, इसका मतलब क्या होता है? केंद्र से सिरों की ओर, जो शरीर के और पार्ट होते हैं सिरों की ओर, इसका मतलब होता है केंद्र से सिरों की ओर। अब देखिए जो ये होता है शीर्षगामी, या जो सिर से पैर की ओर जितनी चीज़ें होती हैं उसमें वृद्धि विकास करता है। मतलब जैसे ये कोई है बच्चा, ये सिर से नीचे तक, सिर से पैर की तरफ जितना विकास होता है, जितने वृद्धि विकास होता है, उसे हम शीर्षगामी कहते हैं। इसके नाम में छुपा है शीर्ष, मतलब शीर्ष यानी सर, ऊपर से नीचे। और अधोगामी, इसका मतलब देखिए सबसे पहले केंद्र, ये केंद्र यानी केंद्र में क्या होता है? केंद्र में हमारे होते हैं हृदय होते हैं, और क्या होता है? फेफड़े, और भी जब मेन चीज़ें होती हैं वो पहले ये इनका विकास होता है, फिर और भी चीज़ों का विकास होता है, ठीक है। पहले इनका जो मेन चीज़ होती है ये केंद्र में हमारे होते हैं, इसलिए इनका पहले विकास होता है, बाद में सबका विकास होता है, ठीक है। जैसे पहले जैसे रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, रीढ़ की हड्डी का विकास हो रहा है, फिर उसके बाद हाथ, पैर की उंगलियां, मतलब बाद में पूरा संपूर्ण शरीर का संयुक्त विकास होता है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेहा एक लड़की का नाम है। रेहा, a 4-year-old girl got scolded by her parents when she refused to eat her vegetables during make-believe play. Reha repeats the behavior, her behavior depicts. पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन, दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, तीसरा है मैचुरेशन, चौथा है अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग। अर्थात 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जी खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसका व्यवहार यह क्या दर्शाता है?
प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, परिपक्वता, आनुवंशिक क्रमादेशन का खोलना। तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक समाजीकरण यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन। देखिए, क्योंकि जो प्राथमिक, कल हमने आपको बताया था प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण, ये प्राथमिक समाजीकरण एक व्यक्ति के जीवन में प्रारंभिक अवधि होती है। कौन सी अवधि होती है? प्रारंभिक, जो सबसे पहले वो करता है, ये प्रारंभिक अवधि होती है। ठीक है, जैसे ये जो इसमें होता है कि आसपास के अनुभवों और बातचीत के कारण स्वयं का निर्माण करता है बच्चा। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया परिवार के माध्यम से घर पर शुरू होती है। इसकी क्या, अब कल बताया था कि इसमें फैमिली मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। हम कोई भी चीज़ सीखते हैं यहाँ से सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अनीता टुक रश्मि's pen and in retaliation Rashmi ate Anita's lunch. Pooja was observing all this but did not report this incident to the teacher as it involved equal exchange. At which stages of moral development is Pooja according to Lawrence Kohlberg? पहला ऑप्शन कह रहा है द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कल और परसों दोनों क्लास में करवाए थे। परसों भी गुड बॉय गुड गर्ल वाला क्वेश्चन आया था, कल भी यही वाला क्वेश्चन आया था, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आया था। सेकंड ऑप्शन है द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन। अर्थात अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। वाह, उसने कलम ले लिया, उसने पेन ले लिया तो उसने भोजन खा लिया, ये सही है। पूजा यह सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया। बताइए, बदला ही ले लिया। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? पहला ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, दूसरा ऑप्शन है सामाजिकरण व्यवस्था बनाए रखने का उन्मुखीकरण, तीसरा ऑप्शन है दंड और आज्ञा पालन उन्मुखीकरण और चौथा ऑप्शन है यांत्रिक उद्देश्य और उन्मुखीकरण। हमारा सही आंसर है यांत्रिक उद्देश्य और उन्मुखीकरण। ये अवस्थाएं जो इन्होंने दी थी इन्होंने कोहलबर्ग ने, तो ये नैतिक विकास के उसमें दी थी। और नैतिक विकास के इस सोपान में बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना तभी चाहता है जब वह उनकी पूर्ति कर सकने में समर्थ होते हैं। ऐसे नहीं, वह जब समर्थ होंगे तभी वो इन चीज़ों की अपनी पूर्ति कर सकते हैं। वह स्वलाभ से प्रोत्साहित होते हैं। स्वलाभ मैंने कल बताया था आपको इनके स्टेजेस कि कितनी 3 लेवल होते हैं और 6 स्टेजेस होती हैं। तो ये यांत्रिक उद्देश्य है, ये पहली लेवल का दूसरी स्टेज का है यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। ठीक है, हाँ, तो हम कहते हैं हाँ वे स्वलाभ से प्रोत्साहित होते हैं तथा इस बात को समझते हैं कि संबंध सभी के प्रति न्याय समर्पण भाव से न बनकर स्थूल पर निर्भर के आधार पर बनते हैं। अतः कोई भी व्यक्ति केवल इन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होता है जो उनकी सहायता करता है। इनकी जो लोग हेल्प कर देते हैं वे उन्हीं पर निर्भर होते हैं, उन्हीं के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। जैसे इसने कलम ले लिया, इसने पेन ले लिया और इसके बदले में उसने क्या कर दिया, उसका खाना खा लिया। तो अब चीज़ें बराबर होगी, अब वो अध्यापकों को बताएंगे नहीं अपनी। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू सॉल्व कंजर्वेशन प्रॉब्लम डिपेंड्स अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ रीजनिंग। पहला ऑप्शन है सेंट्रेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, दूसरा ऑप्शन है कंपेंसेशन एंड क्लासिफिकेशन, तीसरा ऑप्शन है डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, चौथा ऑप्शन है ट्रांसिटिव इन्फ्लुएंस एंड सीरिएशन। अर्थात जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन हमारा है
केंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीता, दूसरा ऑप्शन है क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण, तीसरा ऑप्शन है विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता और चौथा ऑप्शन है सकर्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता। तो इसका सही आंसर हमारा होगा विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। देखिए ये विकेंद्रीकरण और प्रतिवर्तीयता ये दोनों विशेषताएं जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती हैं। ये दोनों कहाँ पाई जाती हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मैंने कल इसके बारे में बताया था थोड़ा डिटेल में, ठीक। इस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक। इसमें बच्चों में एक समय पर एक ही अधिक वस्तु पर फोकस करने की योग्यता पाई जाती है। मतलब एक टाइम पे वह एक ही वस्तु पर फोकस कर पाते हैं, दो वस्तुओं पर नहीं। जैसे ये बॉल रखी है और ये हमारा कोई बच्चा है, तो ये इसी पे फोकस करेगा। यहाँ पे चाहे जितनी भी चीज़ें रखी हो इस पे नहीं, ये केवल इसमें करेगा, ठीक। तो और इन बच्चे में पलटावी का गुण आ जाता है। किसका गुण आ जाता है? पलटावी का गुण आ जाता है। इन पलटावी गुण का विकास इनमें होने लगता है। ये प्रश्नों को या वस्तुओं को उलट पलट कर अपने निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। ये जो बच्चा है हमारा, ये चीज़ों को उलट पलट कर, चाहे जैसे हमें इसी में पहुँचना है, चाहे जैसे गिर के या किसी के से रो कर झगड़ कर, लेकिन इसको पाना है तो ये पाना है। इसीलिए कह रहे हैं इसमें उलट पलट कर अपने निष्कर्ष की पहुँच जाएगा, चाहे जैसे ये पहुँचे, चाहे कोई वस्तु हो या किसी क्वेश्चन का आंसर हो, ये इसको पहुँचना है तो पहुँचेगा। इसीलिए कहा गया है विकेंद्रीकरण और प्रतिवर्तीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राघव प्रिटेंड्स टू राइड अ ब्रूम स्टिक टू रिप्रेजेंट राइडिंग अ हॉर्स, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है ईगोसेंट्रिज्म, तीसरा है कंजर्वेशन, फोर्थ ऑप्शन है सीरिएशन। अर्थात राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो, और इसकी यह क्षमता कहलाती है क्या? पहला ऑप्शन सांकेतिक प्रस्तुतीकरण, दूसरा आत्म केंद्रीवाद, तीसरा संरक्षण और चौथा क्रमबद्धता। तो इसका सही आंसर होगा सांकेतिक प्रस्तुतीकरण। देखिए जो ये सांकेतिक प्रस्तुतीकरण, इसमें जो बच्चा होता है, इसमें बच्चा शब्दों इसमें बच्चा शब्दों, ध्वनियों तथा खेल इन सब के माध्यम से अपने विचारों को एक चित्रित करने में सक्षम हो जाता है। इन चीज़ों से मतलब चीज़ें दिखाकर कि अगर आप कोई साउंड चला दे रहे हैं या कोई शब्द से बोले या खेल खेल के उसको बता रहे हैं, तो इन चीज़ों को समझने में वो बहुत परिपक्व हो जाता है। जैसे बच्चा कल्पना कर सकता है कि वह एक दमकल गाड़ी होती है आग बुझाने वाली, तो वह दमकल है और एक तेज गति वाले इंजन का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्लॉक को धक्का देते समय एक हॉर्न की आवाज़ करता है। इस पूरी प्रक्रिया में ध्वन्यात्मक संकेत को देकर तेज गति से इंजन का अभिनय संकेतों के माध्यम से करता है। इसमें संकेत होते हैं, वह तरह तरह के संकेत देता है। हाँ, ये मेन तरीके से संकेत देता है। एक सांकेतिक रूप से मतलब कोई चीज़ जैसे उसको नहीं समझ में आ रही, तो अगर आप जैसे ट्रक जा रहा है और सामने वालों को कैसे पता चले कि ये ट्रक है, और पीछे से वो हॉर्न बजाएगा, मतलब एक ध्वनि डाल रहा है ताकि जो सामने वाला है उसे एक संकेत के माध्यम से वह चीज़ें समझ सके। ऐसा ही बच्चा भी करता है, बच्चा खेल से समझता है, उसके सामने अच्छे शब्द बोलिए उनसे समझता है, कोई साउंड चला दीजिए उससे समझता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लेव वैगोस्की
द टर्म प्रॉक्सिमल, the term proximal indicates that the assistance provided dash learner's current competence। पहला ऑप्शन है goes just below, दूसरा ऑप्शन है goes just beyond, तीसरा ऑप्शन है is linear with, चौथा ऑप्शन है is far beyond। अर्थात लेव वेगोस्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली जो निकटस्थ है इसे दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में, पहला ऑप्शन है कुछ नीचे है, दूसरा कुछ ऊपर है, तीसरा उसी स्तर पर है, चौथा बहुत ऊपर है। तो इसका सही आंसर होगा कुछ ऊपर है। देखिए जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है इस अंतर को यह संदर्भित करता है कि एक बालक बिना मदद के क्या कर सकता है तथा एक कुशल साथी के एक मार्गदर्शन, एक गाइडेंस और उसके एक प्रोत्साहन से वह क्या क्या कर सकता है। इस प्रकार जो निकटस्थ है, ये निकटस्थ शब्द उन कौशलों को संदर्भित करता है जिन्हें सीखने वाला महारत हासिल करने के करीब होता है। जो बच्चा सीखने वाला महारत हासिल करने के करीब है, करने के करीब है, उसे निकटस्थ कहते हैं। मतलब बहुत करीब है, चीज़ें सीख रहा है और सीखने में वह एक महारत हासिल करना चाह रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Akram instructs himself while assembling a set of blocks in light of Lev Vygotsky theory। Akram is engaging in dash speech। पहला है egocentric, दूसरा है प्राइवेट, तीसरा है कोलेक्टिव, चौथा है सोशलाइज्ड। अर्थात अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता है। लेव वेगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अकरम के इस वाचन को क्या कहेंगे? आत्मकेंद्रित वाचन, व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन, सामाजिक वाचन। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिगत वाचन। दूसरा व्यक्तिगत यानी इसको बोलते हैं हम लोग प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच। ठीक, अब देखिए वेगोस्की ने 3 प्रकार की स्पीचेस बताई। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की स्पीच बताई इन्होंने। ठीक, और कौन कौन सी? पहली है सोशल स्पीच, दूसरी है प्राइवेट स्पीच, तीसरी है साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, तो ये जो सोशल स्पीच होती है ये 2 साल की एज में होती है और ये 3 साल की एज में होती है और ये 7 साल की एज में होती है। अब ये होती क्या है? देखिए जो सोशल स्पीच होती है या दूसरों से बातें करना, जो बच्चा होता है वो दूसरों से बातें करना स्टार्ट करता है, दूसरों से बातें करता है, बातें करना स्टार्ट कर देता है। और प्राइवेट स्पीच या अपने प्राइवेट स्पीच जैसे कोई काम कर रहा है, जैसे लड़कियां होती हैं, जैसे वो डॉल के साथ खेल रही हैं तो वो डॉल को खिलाएंगे पिलाएंगे, बोलते भी जाएंगी, जैसे अभी इसको कर लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ चलेंगे, तुम भी चलना। तो वो खुद से बातें कर रही हैं, उन्हें लगता है कि जो सामने वाली डॉल है ये सुन रही है, लेकिन नहीं, या खुद से ही बातें करती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़बड़ाना, खुद से बातें करना।
ठीक। और ये साइलेंट इनर स्पीच ये है जैसे मन में कह रहा है, मन में सब कुछ कह रहा है, मन में सब कुछ कह रहा है, मन में सब कुछ कह रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसे कहते हैं साइलेंट इनर स्पीच। बाहर, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो ये 3 हमारे वैगोस्की ने दिया था, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। तो इसमें यही बोला है, अकरम जो है वो एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए वह खुद ही बताता है, खुद को निर्देश दे रहा है कि ऐसा नहीं, ऐसा, इसको ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे जैसे क्यूब है, क्यूब को नहीं ऐसे लगाते हैं, ऐसे। वो मन में नहीं, वो मतलब बाहर बोल रहा है, वो किसी से कह नहीं, उसके सामने कोई है नहीं, लेकिन वो फिर भी वो बातें कर रहा है, तो उससे हम लोग कहते हैं प्राइवेट स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज गिवन बाई हार्वर्ड गार्डनर, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, अल्फ्रेड बिनेट, B.F. स्किनर। अर्थात बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हार्वर्ड गार्डनर, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, अल्फ्रेड बिने, B.F. स्किनर। इसका सही आंसर है हार्वर्ड गार्डनर। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई, 8 प्रकार की बुद्धि संबंधी योग्यताएं बताई। इन्होंने 8 प्रकार की बताई। ठीक है, 8 प्रकार की। पहली है वर्बल लिंग्विस्टिक, दूसरी है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, तीसरी है हमारी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, और चौथी है स्पेटियल इंटेलिजेंस। ठीक है, 5वीं है बॉडली काइनेस्थेटिक, ठीक, इंटेलिजेंस, और 6वीं हमारी इंटर, जो कल हमने इसके कल भी परसों भी ऐसे क्वेश्चन कराए थे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। 7वीं है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। 8वीं है और हमारी लास्ट है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये हमारी 8 प्रकार की बुद्धि संबंधी योग्यताएं बताई, किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। और देखिए, इनमें वर्बल लिंग्विस्टिक में कौन कौन से लोग आते हैं? जैसे जो पोएट होते हैं, कवि होते हैं, पोएट हो गए हमारे, राइटर हो गए, ये लोग आते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में, इसमें जैसे जो संगीतज्ञ होते हैं, जो संगीत करते हैं, गाने गाना जिन्हें पसंद होता है। लॉजिकल मैथमेटिक्स में हमारे साइंटिस्ट आते हैं, वैज्ञानिक। और स्पेटियल इंटेलिजेंस में जैसे हो गया पेंटर, चित्रकार, वास्तुकार, ये आते हैं। और बॉडली काइनेस्थेटिक में कौन आते हैं? जो अपने जैसे मतलब बॉडी घुमाते हैं, बॉडी और डांसर, और जो हमारे स्पोर्ट पर्सन होते हैं, स्पोर्ट पर्सन जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये सब। इंटरपर्सनल में कौन लोग आते हैं? दार्शनिक, जो महान अरस्तु, प्लूटो, ये लोग, धर्म नेता।
अब इंट्रा में कौन कौन आते हैं? इंट्रा में साइकोलॉजिस्ट, और नेचुरलिस्टिक में कौन कौन आते हैं? फार्मर हो गया, किसान, और क्या? पर्यटक, ये लोग आते हैं। ठीक है, ये 8 प्रकार की बुद्धि का सिद्धांत, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन कार्य वाला है। कह रहा है चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज सिंस दे आर जेनेटिकली predisposed to do so and the environment does not play any role in it. और लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चौथा है बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो कथन है बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। दूसरा है भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता का ही उत्पाद है। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। और दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। जिसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों गलत। ये दोनों गलत दिए गए। अभी कथन भी गलत है और कारण भी गलत है। क्यों? देखिए क्या कहा है, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं, वह पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता। नहीं, गलत। पर्यावरण तो मेन है, ये तो मेन भूमिका निभाता है, ये तो जरूर भूमिका निभाता है ये, इसीलिए यह गलत है। दूसरा क्या है? दूसरा है भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता का ही उत्पाद है। नहीं, आनुवंशिकता केवल आनुवंशिकता नहीं, केवल आनुवंशिकता का उत्पाद नहीं है। ये दोनों ऑप्शन गलत है क्योंकि बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास में आनुवंशिकता के साथ साथ पर्यावरण के भी पूर्ण भूमिका होती है। यानी कि केवल इसी एक की ही नहीं होती, पर्यावरण और आनुवंशिकता, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसी एक की नहीं होती। आनुवंशिकता जो माता पिता से मिलती, पर्यावरण जो हमें समाज देता है, हमारा वातावरण, हमारा आसपास का क्षेत्र, तो यह दोनों देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व विद लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। ऑप्शन है टीचर्स नेगेटिव बिलीव्स अबाउट देयर एबिलिटीज एंड हैविंग वेरी लो एक्सपेक्टेशंस। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एज सेंट्रल कैरेक्टर्स इन स्टोरीज दैट आर इंक्लूडेड इन टेक्स्ट बुक्स। तीसरा है एम्फेसिस ऑन कनेक्शन बिटवीन लोकल नॉलेज विद स्कूल नॉलेज वेयर एवर पॉसिबल। चौथा ऑप्शन है हेटेरोजेनस ग्रुपिंग इन क्लासरूम्स, अर्थात वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है। पहला ऑप्शन है अध्यापकों की उनकी क्षमता के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं। दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व। तीसरा ऑप्शन है जहाँ तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के बीच जुड़ाव पर बल। और चौथा ऑप्शन है कक्षा में विजातीय आधारित समूह बनाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं। यह हमारा जोखिम वाला ऑप्शन है। ठीक है। अर्थात देखो ये जो आप इसका मतलब जानते हैं विजातीय आधारित समूह यानी हेटेरोजेनस ग्रुप, इसमें बच्चों को सीखने की एक सहकारी पद्धति को प्रोत्साहित करने का मौका मिलता है। बहुत अलग अलग व्यक्तियों से बात करने का मौका मिलता है। एक नहीं, अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ें ये लोग करते हैं। अलग अलग व्यक्तियों से बात करेंगे,
विजाति, तभी विजाति कहा गया कि अलग अलग चीज़ों, अलग अलग समूह, अलग अलग ग्रुप बना के करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ स्कूल इनकरेजेस गर्ल्स टू पार्टिसिपेट ओनली इन म्यूजिक एंड डांस कॉम्पिटिशंस एंड बॉयज टू ओनली टेक पार्ट इन स्पोर्ट, दिस पर्सपेक्टिव ऑफ द स्कूल। ऑप्शन वुड चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, दूसरा इज अ pragmatic approach to foster innate abilities of boys and girls, तीसरा reflects gender bias, चौथा indicates progressive approach of the administration। अर्थात एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या कराता है? देखने से आंसर आ रहा है कि बायस में चल रहा है। तो पहला ऑप्शन है जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देना, दूसरा ऑप्शन है लड़कियों और लड़कों की सहजात योग्यताओं में वृद्धि करने का व्यवहारिक उपागम है, तीसरा है यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है, चौथा ऑप्शन है यह प्रशासन के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है, मतलब जेंडर बायस, जेंडर बायस, ये जेंडर बायस करते हैं। देखिए हमें ये जो पूर्वाग्रह है, जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह, ये इसका कलर चेंज कर लें इससे थोड़ा, हाँ तो जो ये जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह है, जेंडर बायस, यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो किसी लिंग, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, इनके प्रति एक निश्चित सोच या रूढ़िवादी सोच प्रदर्शित करता है। कैसे सोच? रूढ़िवादी, इनके प्रति एक रूढ़िवादी सोच, मतलब जो चली आ रही पहले से, ये सोच को प्रदर्शित करता है। जैसे लड़कियां डांस अच्छा करती हैं, लड़के साइंस सब्जेक्ट को अच्छे से कर सकते हैं, लड़के नौकरी अच्छे से कर सकते हैं, लड़कियां खाना बना सकती हैं। ये सभी एग्जाम्पल जो हैं ये हमारे जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है। यह जरूरी नहीं है कि डांस केवल लड़कियां ही कर सकती हैं, लड़के केवल जॉब ही कर सकते हैं, लड़के साइंस में तेज हो सकते हैं, नहीं, लड़के भी तेज होते हैं, ये सब उल्टा भी होता है। ये तो केवल एक मतलब अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई कार्य करता है। जैसे लड़कियां हैं, अब मजबूरी है, उन्हें जॉब करना पड़ा, कहीं कहीं मजबूरी होती है, लेकिन कहीं कहीं इंटरेस्ट के साथ वो काम करती हैं। कहीं कहीं लड़कों का मन, कहीं कहीं लड़कों का मन होता है डांस करने का। आजकल देखिए, आजकल बहुत दुनिया आगे चली गई है, लड़के डांस कर रहे हैं, आप तो सब देखते ही हैं, रील्स वगैरह हर जगह। तो ये जेंडर संबंधी प्रयोग, ये हमें जेंडर बायस नहीं करना चाहिए। ऐसा जो जिस स्कूलों में होता है ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको जो काम अच्छा लगे, अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर क्लोजली ऑब्जर्व्स चिल्ड्रन थ्रू द ईयर व्हेन दे आर एंगेज्ड इन लर्निंग एक्टिविटीज, compiles samples of their works and maintains an observation diary of individual children. This type of evaluation is standardized and uniform, summative and teacher oriented, continuous and comprehensive, norm referenced and conceptual। अर्थात एक अध्यापक पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? मानक एवं एक रूप, संकलनात्मक एवं अध्यापक केंद्रित, तीसरा सतत एवं समग्र, और चौथा है मानक आधारित एवं संदर्भ युक्त। इसका सही ऑप्शन होगा सतत एवं समग्र, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव। देखिए जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये कल मैंने मूल्यांकन
कल इसी टॉपिक में एक क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था जब CCE इसका निमोनिक। हाँ, तो यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के सर्वांगीण विकास यानी समुचित विकास का निरंतर और नियमित आकलन है। ये जो होता है ये बच्चों के समुचित विकास और सर्वांगीण पूरी तरीके से सारे पर्सपेक्टिव से इसका सर्वांगीण विकास होता है। इसका यह निरंतर और नियमित आकलन हो जाता है, रोज का हो जाता है, जिसमें विकास के सभी पहलुओं को या विभिन्न विधियों द्वारा या विभिन्न चीज़ों द्वारा विभिन्न उपकरणों द्वारा एक व्यापक आकलन किया जाता है। उसका रोज हर चीज में उसके सारे कि जैसे स्कूल आ रहा है वो डेली नहीं आ रहा तो क्यों, वह पढ़ने में तेज है ठीक है, नहीं है तो क्यों, ये सारे पर्सपेक्टिव से उसे देखा जाता है, उसका समुचित विकास किया जाता है, उसका सर्वांगीण विकास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू स्टडी अंडर थ्रेट, टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन एज स्लो, ब्राइट एंड प्रॉब्लमैटिक। थर्ड ऑप्शन है टू प्रोवाइड क्रेडिबल फीडबैक ऑन लर्निंग। चौथा ऑप्शन है टू इनकरेज क्लासरूम कंपटीशन। अर्थात आकलन का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चों को भययुक्त परिवेश में अध्ययन करने को प्रेरित करना, बिल्कुल नहीं। बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर एवं समस्यात्मक रूपों में चिन्हित करना। तीसरा ऑप्शन है अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। चौथा ऑप्शन है कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना। तो ये प्रतियोगिताओं नहीं, कंपटीशन नहीं, बिल्कुल नहीं। समस्यात्मक रूप से चिन्हित नहीं, बिल्कुल। धीमी गति से, क्यों धीमी गति से? ये ऑप्शन सही है, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। जो ये हमारा होता है आकलन ये होता है या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया है या टीचर लर्निंग प्रक्रिया है या एक टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया है। ठीक है, या महत्वपूर्ण अंग है किसका? आकलन का। इसका एक महत्वपूर्ण अंग है या पढ़ाने में शिक्षकों की तथा सीखने में बच्चों की मदद करता है या दोनों की मदद करता है। आकलन बहुत जरूरी होता है। आकलन अगर हम नहीं करें तो ये हम कैसे जान पाएंगे बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, बच्चे के अंदर क्या कमियां हैं, बच्चे के अंदर क्या खूबियां हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम को विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, एक पॉजिटिव फीडबैक देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट pedagogical strategies should schools adapt to address individual differences among students? Follow uniform curriculum and assessment for all students. दूसरा है categorize children based on their cognitive abilities and teach them in separate sections. तीसरा है cater to the individual needs of children by being flexible. चौथा ऑप्शन है ensure that चौथा ऑप्शन है इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द चिल्ड्रन आर रिमूव्ड। अर्थात विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह के शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए? पहला ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या और आकलन अपनाना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करना तथा उन्हें पृथक अनुभागों में पढ़ाना। तीसरा ऑप्शन है लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की वैयक्तिक भिन्नताओं को पोषित करना। और चौथा ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों की वैयक्तिक भिन्नताओं को दूर किया जाए। तो इसका सही ऑप्शन है लचीलापन। देखिए जहाँ पे भी ये वर्ड आ जाता है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये जो होता है हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। मैं आपको एक दिन पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स की लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी। ये चीज़ें ये जैसे होते हैं, ये क्वेश्चन में अगर ये वर्ड आ जाए तो आप समझ जाइए पॉजिटिव है
और अगर निगेटिव या कुछ पूछा है तो तुरंत इसमें टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। हाँ, तो क्या तीसरा ऑप्शन था, लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्ति भिन्नताओं को पोषित करना। तथा देखिए, इनकी विविध शिक्षण अवस्थाओं का पूरा करने के लिए हम तरह तरह की टीचिंग मटेरियल का उपयोग करते हैं। व्यक्तिगत अंतर और इनकी व्यक्तिगत नीड यानी ज़रूरतों के महत्व को महसूस करते हैं तथा लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की विभिन्न भिन्नताओं, बच्चों को ये क्या पसंद है, ये जिसमें बच्चे बिल्कुल फ्लेक्सिबल होकर चीज़ें करें, ये चीज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ स्टूडेंट विद अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD। ये मैंने कल परसों 2 दिन बताया है। ठीक, लाइकली टू हैव, पहला ऑप्शन है टेंडेंसी टू सिट एंड डू वर्क क्वाइटली, दूसरा ऑप्शन है टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्ट इजिली, तीसरा ऑप्शन है टेंडेंसी टू लिसन टू अदर्स केयरफुली फॉर लॉन्ग, चौथा ऑप्शन है एबिलिटी टू रीड लॉन्ग पैसेज विदाउट ब्रेक। अर्थात निम्नलिखित में से अवधान कमी अवसाद होता है। अवसाद, कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है? पहला, बैठकर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति, दूसरा आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, तीसरा दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति और चौथा है बिना रुके लंबे गद्यांश पढ़ने की क्षमता। तो इसका सही ऑप्शन हमारा होगा आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। ADHD कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड अ टीचर शुड, पहला ऑप्शन इनकरेज रीडिंग ऑफ हाई लेवल एंड ओरिजिनल टेक्स्ट फ्रॉम देम चूजन विद देयर कॉन्सेंट, दूसरा ऑप्शन है क्रिएट स्पेशल सेक्शंस टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, तीसरा ऑप्शन है मोटिवेट देम विद एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, चौथा ऑप्शन है प्रेशराइज देम टू फॉलो गोल्स डिजाइन फॉर देम बाय द स्कूल। अर्थात प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ये भी मैंने कल आपको बताया था, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्री को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अन्य विद्यार्थियों से अलग उनकी पृथक रूप से पहचान बनाने पर जोर देना चाहिए। गलत, ये तो बिल्कुल गलत है। उन्हें बाह्य पारितोषिक देकर अप्रेरित करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत। विद्यालय द्वारा उनके लिए अभिकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव डालना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हमारा होगा उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे अत्यधिक रुचि के साथ अध्यापक द्वारा दिए गए ज्ञान का अर्जन कर सकें। जबकि विद्यालय का यह कर्तव्य नहीं है, जबकि टीचर का यह कर्तव्य नहीं है कि वह बच्चों को बाहरी रिवॉर्ड या बाहरी जैसे इनाम ये सब देकर अभिप्रेरित करें। बालकों की अलग रूप से पहचान बनाने पर जोर दें कि मतलब कोई अगर बच्चा प्रभावशाली है, जैसे कोई बच्चा प्रतिभाशाली है तो इसे और अच्छा बनाने के लिए उसे प्रेरित करें, उसे ये रिवॉर्ड अवार्ड ये सब चीज़ों का देकर उसे अप्रेरित मत करें। तथा जो विद्यालय द्वारा बालकों के लिए अभिकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने पर ये दबाव डालें उस पर। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन यह लगा गया है कि उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए, वो अपने आप से चीज़ें चुने, अपने आप से चीज़ें जो पढ़ाने की चीज़ें हैं जो उन्हें अच्छा लगता है वे अपने आप से चुने, ना कि उन्हें अलग बताकर सभी बच्चों पे जोर देना चाहिए कि नहीं ये देखिए अच्छा आपको इसी तरीके बनना, ये नहीं उन्हें रिवॉर्ड देगा, ये तो बता ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th हैज़ लो विजन and has difficulties in reading the and doing work from the textbook. His teacher should advise his parents to complete the work for him, permanently exempt him from referring to the textbook. तीसरा है provide with him with audio recorded lessons from textbook. तो चौथा ऑप्शन है give the notebooks of his peers to him to copy the work. अर्थात
रमन कक्षा 4 में पढ़ता है उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य में कठिनाई होती है, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन कह रहा है उसके अभिभावकों को उसका काम पूरा करने की सलाह देनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उसे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने और अपना काम करने से स्थायी छूट देनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है उसे अपने सहपाठियों की कॉपी काम उतारने के लिए दे देनी चाहिए। तो बिल्कुल गलत है, नकल नहीं सिखानी उसे, ठीक है। और उसके अभिभावक को काम पर नहीं, अभिभावक क्यों करें? उसे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने तथा अपना काम करने में स्थायी छूट देनी चाहिए नहीं, उसे पाठ्य पुस्तकों के पाठों को रिकॉर्डिंग उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि उसे कम दिखता है तो वह देख नहीं सकता, तो वो सुन तो सकता है, तो उसे जो लेसन है, जो चीज़ें पढ़ रहा है उसकी रिकॉर्डिंग उसे बतानी चाहिए, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग सुनकर अपने जो ये पढ़ रहा है अपने अध्ययन कार्य को या सुचारू रूप से कर सकता है। क्योंकि कम दिखने के कारण जो रमन है इसका जो पढ़ने का कार्य है या बाधित हो रहा है। अगर हम रिकॉर्डिंग से इसको पढ़ाएंगे तो यह बहुत अच्छे से पढ़ेगा या अच्छी चीज़ें समझेगा। क्योंकि अध्यापक को यह नहीं करना चाहिए कि रमन के पेरेंट्स को उसका काम करने का, पेरेंट्स क्यों करें? पेरेंट्स अगर काम करेंगे तो उसे क्या समझ में आएगा? उसे अपने आप करना चाहिए, लेकिन उसकी हेल्प करानी चाहिए। उसे अगर वो नहीं देख सकता तो उसे रिकॉर्डिंग ऐसी उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वो वह सुनकर अपने काम को, अपने कार्य को, अपने अध्ययन अच्छे से कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एज एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटेजी विल यू यूज इन द क्लासरूम टू असिस्ट चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी? पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्ट टेस्ट द रिक्वायर्ड मैक्सिमम राइटिंग, कीप हैंड राइटिंग एज अ क्रिएशन फॉर एवेल्युएटिंग असाइनमेंट्स। तीसरा है अवॉइड स्पेलिंग एज अ क्रिएशन फॉर इवेल्युएटिंग असाइनमेंट्स। चौथा ऑप्शन है डिक्रीज द टाइम अलाउड फॉर राइटिंग। अर्थात एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निष्क्रियता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे। दूसरा ऑप्शन है प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिखावट को एक मानदंड करेंगे। तीसरा ऑप्शन है प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। और चौथा ऑप्शन है लेखन कार्य का समय घटा देंगे। इसका सही आंसर है प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे, जिससे अधिगम निषक्त बच्चे परीक्षण पत्र को अधिक से अधिक हल करें और उसे वे शुद्ध वर्तनी तथा उचित लिखावट, शुद्ध वर्तनी तथा उचित लिखावट तथा शब्दों की सार्थकता को धीरे धीरे सीख सके। परीक्षण पत्र को हल करने में बालक शुरुआत में बहुत गलतियां करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद वे शब्दों को, वाक्यों के अर्थ को अच्छे से समझने लगेंगे और जिससे उनका सार्थक अधिगम अच्छे से होने लगेगा। इसीलिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही है कि प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे, बातचीत को महत्व नहीं देंगे, उन्हें अच्छी वर्तनी सिखाएंगे, अच्छी लिखावट, इन चीज़ों को करेंगे तो बच्चा अच्छे से धीरे धीरे अच्छे से सीखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग? पहला ऑप्शन है यूज ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। दूसरा ऑप्शन है इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। तीसरा ऑप्शन है हैविंग स्टूडेंट्स टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ समवन एल्स। और चौथा ऑप्शन है प्रमोटिंग चिल्ड्रन टू कॉन्स्टेंटली कंपेयर देयर परफॉर्मेंस विद अदर चिल्ड्रन। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समुन्नत करने वाली प्रभावशाली है? पहला ऑप्शन है उदाहरण और गैर उदाहरणों का प्रयोग। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। और तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझने के लिए कहना। और चौथा ऑप्शन है बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरे बच्चों से सतत रूप से तुलना करने के लिए उकसाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा, ये नहीं। विद्यार्थियों को किसी दूसरे का अवधारणा समझाने के लिए कहना, नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सही है, ये गलत है।
बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरे बच्चों से सतत तुलना नहीं, कंपेयर नहीं, कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। कंपेयर करने से बच्चों में हीन भावना आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन कारण वाला है। इसमें कह रहा है अहमद इनकरेज चिल्ड्रन टू हिज क्लासरूम टू think of analogies to promote effective problem solving. Reason is children learn meaningfully when the teachers enable them to make connection with what they already know. Choose the correct option. अर्थात अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा में बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। कारण बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले से जो जानते हैं उसे संबंध बनाएं। ये चीज सही है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। देखिए, ये बच्चों समानांतर रूप से सोचने के लिए और बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं, जिससे बच्चों में तार्किक सोच का विकास होता है और वह अपनी समस्याओं को जो इनकी प्रॉब्लम्स आती इन्हें वे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें एक मौका देते हैं, एक अवसर उन्हें देते हैं, तो बच्चे अच्छे से सीखते हैं क्योंकि वो पहले से जानते हैं। पूर्व ज्ञान के अनुसार वास्तविक ज्ञान जो उनका रियल में उनका नॉलेज है वो उससे मदद लेते हैं। इसीलिए ये दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP। भाई कल भी आया था, परसों भी आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को अच्छे से आप लोग पढ़िए और मैं तो कराऊंगी ही आगे। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज पेडागोगिकल शिफ्ट फ्रॉम डैश टू डैश। पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिविज्म बिहेवियरिज्म, दूसरा ऑप्शन है रोड लर्निंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तीसरा ऑप्शन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ड्रिल एंड प्रैक्टिस, चौथा ऑप्शन है असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? पहला ऑप्शन है संरचनावादी व्यवहारवादी, दूसरा ऑप्शन है रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ, तीसरा ऑप्शन है खोजबीन आधारित अधिगम और ड्रिल और अभ्यास, चौथा ऑप्शन है अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन। ये चीज में डिफरेंस है, तो इसका सही आंसर है रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ, इसकी वह अनुशंसा करती है। क्योंकि देखिए इनका मुख्य एम क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को विषय वस्तु को रट कर नहीं सिखाना है, उन्हें कॉन्सेप्ट डालकर उन्हें सिखाना है। कोई अच्छी अवधारणाओं उनकी अवधारणाओं को समझकर उन्हें अध्ययन करना, उन्हें सिखाना है, उन्हें चीज़ें रट कर नहीं, उन्हें समझ के चीज़ें उन्हें करके सिखाना है, जिससे उनके विचारों की समझ बढ़ेगी, वे चीज़ें अच्छे से समझेंगे तथा जो कॉन्सेप्ट है उनकी क्षमता अधिक होगी, उनको समझने की क्षमता उनकी अधिक होगी। अगर आप चीज़ों को रट कर सिखाएंगे तो वह हमेशा रटते ही रहेंगे, उनके अंदर समझ का विकास बिल्कुल नहीं पाएगा, उनके अंदर समझने का एक अंडरस्टैंडिंग पावर बिल्कुल खत्म होने लगेगी। वो चीज़ें केवल रटेंगे, हर चीज़ रटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट आ गया, सो वेरी केयरफुली। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू क्रिटिकल थिंकिंग। पहला ऑप्शन है थिंकर्स आइडेंटिफाई एंड चैलेंज असम्पशन अंडरलाइंग अ स्टेटमेंट, दूसरा है थिंकर्स चेक फॉर फैक्चुअल एक्यूरेसी एंड लॉजिकल कंसिस्टेंसी अमंग स्टेटमेंट्स, तीसरा ऑप्शन है थिंकर्स डू नॉट कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सिचुएशन, चौथा ऑप्शन है थिंकर्स इमेजिन एंड एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स। अर्थात इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं है? फिर से विचारक किस कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं, दूसरा ऑप्शन है
विचारक कथनों में तथ्यों की सत्यता और तर्क की संगतता की जांच करते हैं। तीसरा ऑप्शन है विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं। और चौथा ऑप्शन है विचारक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाशते हैं। तो इसका सही आंसर होगा इसका सही ऑप्शन होगा विचारक परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते हैं। मतलब जो तार्किक चिंतन होता है, ये तार्किक चिंतन, ये जो होता है यह उच्च प्रकार का चिंतन है। कैसा है? हाई लेवल, उच्च प्रकार का चिंतन है ये, जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर पाता है। इस चिंतन में विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं, जो पहले से अनुमान लगा के पहले अनुमानों का पहचान करते हैं और इन्हें चुनौती देते हैं। विचारक कथनों में तथ्यों की सत्यता और तर्क की संगतता की जांच करते हैं, जबकि विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं। यह तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है। यह जो विचार परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते, ये तार्किक चिंतन जो हमारा होता है इस पे ये योगदान बिल्कुल नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा प्रैक्टिसेस गिटार आफ्टर स्कूल एज सी लव द एक्टिविटी एंड फाइंड्स इट वेरी सेटिस्फाइंग। सी इलस्ट्रेटेड डैश। पहला है स्ट्रिंग्स मोटिवेशन, दूसरा है इंस्ट्रिंग्स मोटिवेशन, तीसरा है डेफिशिएंसी नीड, चौथा है साइकोलॉजिकल नीड। अर्थात मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है। वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है। यह क्या दर्शाता है? बाह्य प्रेरणा, दूसरा आंतरिक प्रेरणा, तीसरा अभावजन आवश्यकता, चौथा है शारीरिक अवस्था। ये तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। बाह्य प्रेरणा नहीं, वह अंदर से यह खुद उसे संतुष्ट करता है, यह काम उसे खुद संतुष्ट करता है, यह अपने मन से करती है। तो यह आंतरिक, उसके अंदर अंतर मन से ये चीज़ आती है कि ये चीज़ हमें करना चाहिए। और ये जो चीज़ें आंतरिक प्रेरणा से हमें आती हैं वो चीज़ें बहुत हमें आगे तक हमें बहुत ले जाती हैं। ठीक है, ये जो आंतरिक प्रेरणा है या वह कार्य होता है जिसमें व्यवहार में शामिल होने की प्रेरणा व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होती है, व्यक्ति के अंदर से, जबरदस्ती नहीं। वो जो काम वो चाहता है वह अगर करता है तो उसमें अच्छे सक्सेस पा लेता है। यह स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को संतुष्ट करती है। आंतरिक प्रेरणा हम किसी कार्य को अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपनी खुशी से करते हैं। इस काम को करने में हमें अच्छा लगता है तथा काम करने के लिए हम स्वयं ही प्रेरित होते हैं। कोई हमें दूसरा नहीं कहता कि तुम ये करो। अगर कोई दूसरा कहेगा तो हम वो काम तो कर लेंगे लेकिन मन से नहीं करेंगे। और यह काम अगर हमारे मन से आता है तो यह काम बहुत खुशी से हम करेंगे और यह हमें आंतरिक संतुष्टि भी देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट सोशियो इमोशनल लर्निंग इन द क्लासरूम। पहला ऑप्शन है इंकरेजिंग कॉम्पिटिशन अमंग्स लर्नर, यूज ऑफ द कोर्सिव डिसिप्लिन, तीसरा एम्पैथेटिक एंड लिसनिंग टीचर, चौथा प्रेशर टू गेट गुड मार्क्स। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं। जबरदस्ती थोपे का अनुशासन प्रयोग करना, बिल्कुल नहीं। तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक, ये सही है। अच्छे अंक लाने का दबाव, बिल्कुल नहीं। जबरदस्ती कोई काम नहीं, ठीक है। दबाव बिल्कुल नहीं, अनुशासन बिल्कुल नहीं। ये सब जो जबरदस्ती, ये सब निगेटिव चीज़ें हैं। प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन नहीं, ये सब नहीं। तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। तदानुभूत, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दूसरा जैसा महसूस कर रहा है वैसा ही महसूस कर रहा है, वैसा ही महसूस करना। जैसे दूसरा कोई जैसा महसूस कर रहा है वैसे ही वह भी कर रहा है। ठीक है, ये होती है तदानुभूति। अतः
ये जो टीचर होता है, टीचर बच्चों की प्रॉब्लम्स की पहचान करके उनकी मदद करने की सोचते हैं तथा बच्चों की बातों को आसानी से या सहजता से सुनकर उनकी रुचि के अनुसार कक्षा में अध्यापन कार्य करते हैं। और इस प्रकार की तदानुभूति रखने वाले व बात सुनने वाले अध्यापक कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स एरर इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है, एरर्स हेल्प द टीचर्स इन लेबलिंग स्टूडेंट्स एज अ वीक और ब्राइट। दूसरा ऑप्शन है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरर्स द टीचर कैन फेल स्टूडेंट्स एंड सेव हर टाइम। तीसरा ऑप्शन है, एरर ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द टीचर टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स थिंकिंग। चौथा ऑप्शन है, एरर शुड बी इमीडिएटली रेक्टिफाइड बाय आस्किंग द स्टूडेंट्स टू रिपीटेडली रीराइट द करेक्ट आंसर। अर्थात विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला, त्रुटियों से अध्यापकों को कमजोर और कुशाग्र व्यक्तियों को वर्गीकृत करने में सहायता मिलती है। गलत। त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को फेल करके अपना समय बचा सकते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। फेल क्यों कर, फेल करना दंड नहीं, ये सब तो बिल्कुल मना है। आजकल कोई किसी को फेल नहीं करता है, मतलब स्कूल में बच्चों में फेल चीज़ें नहीं होती है। अगर वो हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है ये जरूर आपको देखना चाहिए। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को सही उत्तर बार बार लिखने के लिए कहेगा, त्रुटियों को तुरंत दूर करना चाहिए। बिल्कुल गलत, ऑप्शन हमारा सही ये है। ये जो यह कथन है, यह कथन गलतियों के विषय में पूर्णतः सही है, क्योंकि जब बच्चे गलतियां करते हैं तो टीचर उनकी सोच, उनके विचारों, उनकी चीज़ों को कल्पनाशीलता तथा बौद्धिक स्तर को समझने का अवसर मिलता है। जब बच्चे गलती करेंगे तभी तो टीचर समझेंगे इसके अंदर क्या कमी है, इनका बौद्धिक स्तर कैसा है, ये सब चेक करेंगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि बच्चा कहाँ पे गलत है, से क्यों नहीं आ रहा है। इन सब चीज़ों से टीचर बालकों में सुधार करके उनके अधिगम को एक अच्छा बनाते हैं, उनके अधिगम को एक सार्थक बनाते हैं तथा उनकी सोच के विकास के लिए अच्छा वातावरण तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग। पहला इमोशनल, दूसरा कल्चरल कंटेंट, तीसरा मैचुरेशन, चौथा इंटरेस्ट। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। पहला संवेग, दूसरा सांस्कृतिक संदर्भ, तीसरा परिपक्वता, चौथा रुचि। तो वैसे इनमें तो सारे सही लगा। हाँ, तो इसमें सारे सही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए, सीखना या अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है। सीखना, लर्निंग या अधिगम, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है जो आसान डेफिनेशन या आसान टॉपिक, आसान विवरण की अवहेलना करती है। मानव शिक्षा, परिवार, समुदाय, जो मानव होता है वह शिक्षा, परिवार, समुदाय, स्कूल और उस सामाजिक संरचना से प्रभावित होती है जिसमें बच्चे का जन्म और पालन पोषण होता है। ठीक है, इसमें बच्चे का पालन पोषण और जन्म होता है। इसके अलावा बच्चे की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को उसकी सीखने की क्षमता के साथ साथ वह कैसे सीखता है ये पता लगाते हैं, कि वह कैसे सीखता है यह पता लगाते हैं। और ये सभी व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक छात्र सीखने को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीखने के व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक कारकों में जैसे होता है संवेग, ये सब ऊपर दिए, रुचि, परिपक्वता,
और ये सांस्कृतिक संदर्भ, ये सब चीज़ें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पर्यावरण कारक हैं। ये क्या है? ये पर्यावरणीय कारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये हमारा आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए फिर से नॉट आया, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। ऑप्शन पहला है लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, दूसरा ऑप्शन है न्यू लर्निंग डिपेंड्स ऑन करंट अंडरस्टैंडिंग, तीसरा ऑप्शन है लर्निंग इज हिंडर्ड बाय सोशल इंटरेक्शन, और चौथा ऑप्शन है मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स विद इन ऑथेंटिक लर्निंग टास्क। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सृजित करते हैं, सही है। कुछ भी नया सीखना मौजूदा समझ पर निर्भर करता है, सही है। सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित नहीं, बाधित क्यों होता है? चौथा ऑप्शन अर्थपूर्ण अधिगम प्रमाणिक अधिगम कार्यों द्वारा घटित होता है, ये सही है। यानी ऑप्शन हमारा सही, क्योंकि नॉट पूछा है, नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन ये वाला गलत है, इसीलिए ये वाला सही है। देखिए सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है, या रचनावाद, यह रचनावाद की विशेषता नहीं है, क्योंकि रचनावाद में शिक्षार्थी जो बच्चे होते हैं वो अपनी समझ को स्वयं सृजित करते हैं, तथा कुछ भी नया सीखना मौजूदा समझ पर निर्भर करता है। तथा रचनावाद में अर्थपूर्ण अधिगम, ये रचनावाद में अर्थपूर्ण अधिगम प्रमाणिक अधिगम कार्यों द्वारा घटित होता है। ये चीज़ अर्थपूर्ण अधिगम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसीलिए ये शिक्षार्थी ने स्वयं, ये खुद स्वयं, ये तो अच्छी बात है, कुछ भी नया सीखना ये भी अच्छी बात है। अर्थपूर्ण अधिगम प्रमाणिक इन्हीं द्वारा ही घटित होता है रचनावाद, ठीक है। और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 3rd यूजेस कार्टून्स एंड स्टोरीज, दिस वुड, ऑप्शन पहला है क्रिएट अननेसेसरी कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरा है लीड टू बोर्डम एंड डिसइंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स, तीसरा ऑप्शन है डिस्ट्रैक्ट द स्टूडेंट फ्रॉम लर्निंग एंड रिलेटिंग द कॉन्सेप्ट, चौथा ऑप्शन है मेक द कंटेंट इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेबल फॉर द चिल्ड्रन। अर्थात कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है, इससे बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न होंगी। क्यों भ्रांति होंगी? कार्टून और कहानियों से ही तो बच्चे सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चों में सीखने के प्रति बोरियत एवं अरुचि को बढ़ावा मिलेगा, बिल्कुल नहीं, वो तो और इंटरेस्ट के साथ चीज़ें सीखेंगे। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम अवधारणाओं को सीखने से भटक जाएगा, क्यों भटक जाएगा? चौथा ऑप्शन है विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। हाँ, ये सही है ऑप्शन, क्योंकि देखिए जो कार्टून और कहानियाँ होती हैं इनसे बच्चे जल्दी सीखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को अच्छे से समझ में आती हैं, ये बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, ये बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिससे ये बच्चे आनंद के साथ अध्ययन में रुचि लेकर पढ़ते हैं, तथा कार्टून और कहानियों को पढ़ते हुए बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं, जबकि बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न नहीं होती है, ना ही उन्हें बोरियत होती, ना ही उन्हें अरुचि, ना वो अरुचि से पढ़ते हैं। और ठीक है, हाँ, तो वो कैसे रोचक और अपनी जुड़ी, वो अपने से कनेक्ट करके चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों को कार्टून और कहानियों, इन चीज़ों से बच्चों को अच्छे से समझाने, बहुत जल्दी समझ में आता है। तो थैंक यू। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का सेट 3 ये हमारा हुआ ख़त्म। अब कल सेट 4 स्टार्ट करूँगी। ऐसे ही सारे सेट, सारे प्रीवियस ईयर मैं आपको करवा दूँगी धीरे धीरे करके। इसके बाद मैंने कल बताया भी था टॉपिक, और इसके बाद NCERT, ठीक है। और आप लोग अच्छे से
पढ़ रहे होंगे, अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे। मैं आशा करती हूँ अगर आपको कोई चीज़ नहीं ठीक लग रही आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।